द डिबेट में आपका स्वागत है। हमारे सामने उत्तर प्रदेश के 75 जिलों के उपनाम और उनके सबसे मशहूर स्थलों की एक लिस्ट है। ये लिस्ट जो है वो हर जिले को एक पहचान देती है, जैसे आगरा को ताज नगरी या वाराणसी को शिव की नगरी। ये नाम सुनते ही आप जानते हैं हमारे दिमाग में एक तस्वीर बन जाती है। हाँ बिल्कुल। और आज हमारी बातचीत का मुद्दा यही तस्वीरें हैं। क्या ये तस्वीरें, ये उपनाम और ये जो स्थल हैं, ये इन जिलों की असली पहचान दिखाते हैं या फिर ये सिर्फ एक कह सकते हैं एक आसान सा लेबल है जो इन जगहों की गहरी और मिली-जुली विरासत को बहुत छोटा करके दिखाते हैं? मेरा मानना है कि ये सूची हर जिले की उस एक खास पहचान को पकड़ती है जिसके लिए वो सबसे ज्यादा जाना जाता है। ये उनकी विरासत का सार है, एक तेज और कह सकते हैं हम असरदार परिचय। और यहीं पर मुझे ऐतराज है। मेरा तर्क ये है कि ये सूची एक बहुत ही संकरा नजरिया पेश करती है, जो इन जगहों की असली गहराई, उनके अलग-अलग रंगों और उनकी दूसरी कई अहम पहचानों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देती है। देखिए, इन उपनामों और जगहों की ताकत को मुझे लगता है कम नहीं आंकना चाहिए। कल्पना कीजिए कि आप एक पर्यटक हैं जो पहली बार उत्तर प्रदेश आ रहा है। आपके पास 75 जिलों के नाम हैं। आप कहाँ से शुरू करेंगे? संगम नगरी का नाम सुनते ही आपके मन में गंगा, यमुना और सरस्वती के मिलन की वो पवित्र तस्वीर उभरती है। ताज नगरी आपको सीधे दुनिया के 7 अजूबों में से एक तक ले जाती है। इसी तरह जब हम अयोध्या को राम नगरी कहते हैं और उसके मुख्य स्थल को श्री राम जन्मभूमि, तो हम सीधे उसकी हजारों साल की आध्यात्मिक और ऐतिहासिक पहचान के दिल में पहुंच जाते हैं। ये लिस्ट एक कहानी की तरह है और हर उपनाम उस कहानी का पहला सबसे दिलचस्प अध्याय है। ये संपूर्ण होने का दावा नहीं करती, बल्कि ये आपको उस कहानी को पढ़ने के लिए बुलाती है। आपका नजरिया दिलचस्प है, लेकिन मैं इसे कहानी को शुरू करने के बजाय कहूंगी कि कहानी को खत्म करने की तरह देखती हूँ। ये सरलीकरण ही तो समस्या की जड़ है। किसी शहर की पूरी पहचान को एक स्मारक, एक उद्योग या एक नाम में बांध देना उसकी आत्मा को छोटा करने जैसा है। आपने पर्यटकों का उदाहरण दिया, लेकिन शिक्षा का क्या? जब एक छात्र पढ़ता है कि कानपुर का मतलब चर्मनगर है, तो हम उससे क्या छीन रहे हैं? हम उससे 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की वो यादें छीन रहे हैं जब नाना साहेब और तात्या टोपे ने उस शहर को क्रांति का एक बड़ा केंद्र बनाया था। ये सिर्फ एक ऐतिहासिक घटना नहीं थी, ये शहर के चरित्र का हिस्सा है। चमड़े का उद्योग तो एक बाद की पहचान है, क्रांति उसकी आत्मा में बसी है। या लखनऊ को लीजिए, क्या वो सिर्फ नवाबों का शहर है? उसके आधुनिक साहित्यिक और राजनीतिक महत्व का क्या? और सबसे बड़ा उदाहरण अलीगढ़। लिस्ट कहती है ताला नगरी, लेकिन क्या अलीगढ़ की वैश्विक पहचान तालों से है या सर सैयद अहमद खान के बनाए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से, जिसने आधुनिक भारत के निर्माण में इतनी बड़ी भूमिका निभाई है? ये सूची जानकारी नहीं देती, ये चुनाव करती है। और ये चुनाव अक्सर शहर की बहुआयामी पहचान को एक ही लेबल के नीचे दबा देता है। लेकिन आपने जो अलीगढ़ का उदाहरण दिया वो असल में मेरी बात को और पुख्ता करता है। ये लिस्ट सिर्फ धार्मिक या ऐतिहासिक पहचान तक सीमित नहीं है। ये दिखाती है कि जहां किसी जिले की आर्थिक पहचान सबसे मजबूत है, उसे भी पूरा सम्मान दिया गया है। जैसे मुरादाबाद को पीतल नगरी कहना, फिरोजाबाद को सुहाग नगरी या भदोही को कालीन नगरी कहना। ये दिखाता है कि लिस्ट बनाने वालों ने हर जिले की सबसे अनोखी और प्रभावशाली पहचान को उजागर करने की कोशिश की है, चाहे वो सांस्कृतिक हो, धार्मिक हो या आर्थिक। ये चयन की विविधता को दिखाता है, ना कि संकीर्णता को। ये जमीनी हकीकत को दर्शाता है कि इन शहरों में हजारों लोगों की रोजी रोटी इसी पहचान से जुड़ी है। बात तो सही है आपकी, मगर इसका एक दूसरा पहलू भी है। क्या ये आर्थिक पहचान भी अधूरी नहीं है? कानपुर का औद्योगिक इतिहास चमड़े से कहीं ज्यादा बड़ा और पुराना है। वहां कपड़ा मिलों का एक पूरा दौर रहा है, जिसे पूरब का मैनचेस्टर कहा जाता था। उस पहचान का क्या हुआ? इसी तरह तो आपके हिसाब से क्या अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से ज्यादा जरूरी पहचान ताला उद्योग है? क्या दुनिया के मंच पर अलीगढ़ को तालों के लिए जाना जाता है या अपनी यूनिवर्सिटी के लिए? ये चयन किस आधार पर किया गया? इसमें एक पैटर्न दिखता है। अक्सर एक आसान और लोकप्रिय पहचान को चुनकर उस जगह की बौद्धिक या ज्यादा जटिल पहचानों को नजरअंदाज कर दिया जाता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण जौनपुर है। लिस्ट उसे सिर्फ अटाला मस्जिद से जोड़ती है,
लेकिन इतिहास में उसे शिराज़े हिंद यानी भारत का शिराज कहा जाता था। शिराज ईरान में शिक्षा और संस्कृति का एक महान केंद्र था और जौनपुर को ये उपाधि शर्की सुल्तानों के समय मिली थी, क्योंकि ये दर्शन, संगीत और वास्तुकला का एक विश्व स्तरीय केंद्र बन गया था। सिर्फ एक मस्जिद का जिक्र करना उस पूरी बौद्धिक विरासत को अनदेखा करना है। मैं समझता हूं कि आप गहराई की बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हम इस लिस्ट के मकसद से थोड़ा भटक रहे हैं। अगर आप लिस्ट के बिल्कुल नीचे देखें तो वहां साफ लिखा है परीक्षा उपयोगी तथ्य। इसका मतलब साफ है, यह एक त्वरित संदर्भ और याद रखने में आसान जानकारी देने के लिए बनाई गई है। इस लिहाज से हर जिले को उसकी सबसे प्रसिद्ध चीज से जोड़ना एक बहुत ही प्रभावी तरीका है। ये छात्रों और पर्यटकों के लिए एक बेहतरीन शुरुआती बिंदु है। ये जटिलता को खत्म नहीं करता, बल्कि ज्ञान की पहली सीढ़ी प्रदान करता है। मेरठ को क्रांतिनगर और औघड़नाथ मंदिर से जोड़ना 1857 की क्रांति की याद दिलाने का एक शक्तिशाली और यादगार तरीका है। ये संक्षिप्तता इसकी ताकत है, कमजोरी नहीं। मैं मानती हूँ कि यह एक उपयोगी औजार हो सकता है, लेकिन हर औजार के साथ एक खतरा भी जुड़ा होता है। जब ऐसी सरलीकृत जानकारी शैक्षिक सामग्री का हिस्सा बन जाती है तो यह अक्सर एकमात्र सच के रूप में स्थापित हो जाती है। यह गहरी पड़ताल को हतोत्साहित करती है। मुझे याद है जब मैं छोटी थी तो हमारे स्कूल की किताबों में भी यही लिखा था, फिरोजाबाद मतलब चूड़ियाँ। मैंने कई सालों तक यही माना कि उस शहर में इसके अलावा कुछ होता ही नहीं होगा। यही तो इस सरलीकरण का खतरा है। जब कोई छात्र ये पढ़ता है तो वो ये मान लेता है कि बस्ती का मतलब सिर्फ महर्षि वशिष्ठ नगर है या बहराइच का मतलब सिर्फ दरगाह शरीफ है, और वो उस जिले के बाकी सामाजिक सांस्कृतिक पहलुओं को, जैसे कि वहाँ के स्थानीय साहित्य, कला या समकालीन समाज को जानने की कोशिश ही नहीं करता। यह ज्ञान देने के बजाय ज्ञान को सीमित कर सकता है, जो किसी भी शैक्षिक सामग्री का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। ये एक तरह की बौद्धिक शॉर्टहैंड बन जाती है जो आगे की सोच को रोक देती है। नहीं, मुझे लगता है आप इसे गलत नजरिए से देख रहे हैं। ये सीमा नहीं, बल्कि एक सीढ़ी है। किसी भी विषय को सीखने की प्रक्रिया सरल से जटिल की ओर ही जाती है। यह लिस्ट वही कर रही है। ये एक हुक प्रदान करती है, एक यादगार तथ्य जो रुचि जगाता है। जब कोई पढ़ता है कि सीतापुर नैमिषारण्य के लिए प्रसिद्ध है, तो यह उसे 88,000 ऋषियों के उस भूमि के बारे में और जानने के लिए प्रेरित कर सकता है। इसी तरह श्रावस्ती को बौद्ध परिपथ से जोड़ना हमें सीधे बुद्ध के जीवन से जोड़ता है। क्या ये एक शक्तिशाली हुक नहीं है? यह दरवाजे बंद नहीं कर रहा, बल्कि नए दरवाजे खोल रहा है। इसे ज्ञान की सीमा मानना एक निराशावादी दृष्टिकोण है। मैं इसे ज्ञान का प्रवेश द्वार मानता हूँ। यह एक ठोस तर्क है, लेकिन क्या आपने इस पर विचार किया है कि कौन से दरवाजे खोले जा रहे हैं और कौन से स्थायी रूप से बंद कर दिए जा रहे हैं? चयन अपने आप में एक बहुत शक्तिशाली बयान होता है। जब आप अमेठी और रायबरेली दोनों को सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र से जोड़ते हैं तो आप एक बहुत ही हालिया और राजनीतिक पहचान को चुन रहे हैं, जबकि इन जगहों का इतिहास सदियों पुराना है। इसी तरह जब आप हाथरस को हींग से जोड़ते हैं या संबल को यदुवंशियों की राजधानी से, तो आप एक विशिष्ट ऐतिहासिक या सामुदायिक पहचान को प्राथमिकता दे रहे हैं। ये चुनाव तटस्थ नहीं है, ये एक कहानी बताते हैं, और ऐसा करते हुए वे कई दूसरी कहानियों को अनकहा छोड़ देते हैं। समस्या लिस्ट के होने में नहीं है, बल्कि इस बात में है कि ये खुद को एक आधिकारिक और वस्तुनिष्ठ स्रोत के रूप में पेश करती है, जबकि ये है नहीं। मैं नहीं मानता कि ये खुद को संपूर्ण बताती है। परीक्षा उपयोगी तथ्य का लेबल ही इसकी सीमित प्रकृति को स्वीकार करता है। ये एक व्यवहारिक उपकरण है जिसका एक विशिष्ट उद्देश्य है, और जहां तक चयन की बात है, हर सारांश में चयन शामिल होता है। एक विश्वकोश का एक पैराग्राफ भी एक पूरी किताब को संक्षिप्त करने के लिए चयन करता है। इन उपनामों का उद्देश्य जिले की सबसे प्रमुख और व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त पहचान को पकड़ना है। हो सकता है कि आज के दौर में अमेठी की पहचान उसके राजनीतिक प्रतिनिधित्व से सबसे ज्यादा जुड़ी हो। ये जमीनी हकीकत का प्रतिबिंब हो सकता है, न कि किसी एजेंडे का। हमें इस लिस्ट की व्यवहारिकता और उपयोगिता को सिर्फ इसलिए खारिज नहीं कर देना चाहिए क्योंकि ये हर छोटी बड़ी बात नहीं बताती।
मैं इसकी व्यावहारिकता से इनकार नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं इसके प्रभाव के बारे में आगाह कर रही हूँ। व्यावहारिकता को सटीकता और गहराई पर हावी नहीं होना चाहिए, खासकर शिक्षा के क्षेत्र में। ये लिस्ट हमें एक ज़रूरी सवाल पूछने पर मजबूर करती है। हम किसी जगह की पहचान तय कैसे करते हैं? क्या ये सबसे प्रसिद्ध स्मारक है, सबसे बड़ा उद्योग या सबसे प्रसिद्ध राजनीतिक हस्ती? ये सभी पहलू ज़रूरी हैं, लेकिन किसी एक को चुनकर बाकी सब पर पर्दा डालना एक तरह का, कह सकते हैं, बौद्धिक अन्याय है। मिर्ज़ापुर को विंध्याचल धाम कहना सही है, लेकिन यह उसके विश्व प्रसिद्ध कालीन उद्योग और उसकी समृद्ध आदिवासी संस्कृति को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर देता है। हमें ऐसी सामग्री की सराहना करनी चाहिए जो हमें इन स्थानों की जटिलता को समझने के लिए प्रोत्साहित करे, न कि उन्हें सरल बक्सों में बंद कर दे। अंत में मैं यही कहूंगा कि ये लिस्ट अपनी सभी सीमाओं के बावजूद उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक संपदा को समझने के लिए एक मूल्यवान और व्यावहारिक ढांचा देती है। ये उपनाम और स्थल शक्तिशाली प्रतीक हैं जो हमें एक विशाल प्रदेश के 75 अलग-अलग जिलों की प्राथमिक पहचान को प्रभावी ढंग से समझने में मदद करते हैं और हमें उनकी अनूठी विरासत से जोड़ते हैं। ये एक नक्शे की तरह है जो आपको दिशा दिखाता है, भले ही वो हर गली कूचे का ब्यौरा न दे। और मैं इस बात पर जोर दूंगी कि जहां ये लिस्ट त्वरित जानकारी के लिए उपयोगी हो सकती है, वहीं हमें इसके सरलीकरण के खतरे से सावधान रहना चाहिए। इन जिलों की पहचान इन लेबलों से कहीं ज्यादा अमीर और कई परतों वाली है। इस लिस्ट को एक अंतिम सत्य के रूप में नहीं, बल्कि एक शुरुआती बिंदु के रूप में देखा जाना चाहिए, जो हमें सवाल पूछने के लिए और इन जगहों की छिपी हुई कहानियों को खोजने के लिए प्रेरित करे। बिल्कुल। और ये चर्चा इस बारे में एक महत्वपूर्ण सवाल उठाती है कि हम किसी स्थान की पहचान को कैसे परिभाषित करते हैं। क्या एक भी लेबल, चाहे वो कितना भी सटीक क्यों न हो, कभी किसी जगह की पूरी कहानी बयां कर सकता है? और इस सवाल का जवाब ढूंढना ही शायद इस सामग्री में छिपे असली ज्ञान को खोजना है।